नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद मानवीय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो नंबर 36 में हम देखने वाले हैं आज भारतीय स्वतंत्रता का अगला पड़ाव। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आगे क्या होता है वो देखते हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और पहली बार इस वीडियो में है तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले वाले वीडियो देखें। आपको क्रमबद्ध तरीके से सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कैसे कैसे आगे बढ़ा। और मैं इन वीडियोस को, स्वतंत्रता आंदोलन को इतनी बारीकी से इसलिए भी पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है वह एग्जाम में निश्चित तौर पे आता है। इसलिए इस वीडियो में इस टाइप के टॉपिक में हम स्किप नहीं कर सकते, हम जंप नहीं लगा सकते। ठीक है, देखिए हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में एक बार फिर से भारत में कांग्रेस के ऊपर एक संकट आया था और भारत में वो जो फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश सरकार की रणनीति थी वह पूरी तरह से फुलफिल हो रही थी, कामयाब हो रही थी। ठीक है, गांधी के विरोधी लगभग सारे बन रहे थे धीरे धीरे करके। आपको यह भी पता होगा कि इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1937 में जो इलेक्शन हुए थे 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत, तो वो सांप्रदायिक आधार पर हुए थे इलेक्शन और उस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की बिना सलाह के भारत को भी विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने पदों से इस्तीफे दे दिए थे। तो मुस्लिम लीग ने उसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो कुल मिलाकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में 36 का आंकड़ा अब तक हो चुका था। मुस्लिम लीग का टारगेट था अब एक अलग से स्वतंत्र राष्ट्र, और कांग्रेस का भारत की आजादी, ये एजेंडा था। यानी मुस्लिम लीग अलग से एक देश चाहती थी और कांग्रेस भारत की आजादी चाहती थी। अब भारत में दो विचारधाराएं थी जो आपस में ही टकरा रही थी और अब इनकी टकराहट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस कदर कमजोर करती है आप देखिएगा। अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस में एकता बिल्कुल भी नहीं रही। CR फॉर्मूला, चर्चा इस पे कर लेते हैं। आज स्वतंत्रता आंदोलन में हम एक और टॉपिक ऐड कर रहे हैं जो कहीं न कहीं सिलेबस में होता है, कभी कभार सिलेबस में दिखाई नहीं देता लेकिन वो होता जरूर है, और वो टॉपिक है भारत का विभाजन। भारत का विभाजन यानी इंडिया और पाकिस्तान के रूप में कैसे हुआ वो यहां से शुरू होगा। CR फॉर्मूला, C का मतलब होता है चौधरी, R का मतलब होता है रहमत अली। CR फॉर्मूला का मतलब होता है चौधरी रहमत अली फॉर्मूला। चौधरी रहमत अली कौन था? यह चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो कि इंग्लैंड में है, वहां का एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, द्वितीय वर्ष का एक छात्र था चौधरी रहमत अली। मूलतः ये बलोच है, बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान इलाके में पड़ता है। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले एक सपना देखा था कि भारत में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। भारत में हिंदू और मुसलमान कभी एक रह ही नहीं सकते। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में हिंदू और मुसलमान कभी एक रहे ही नहीं थे या पहले थे ही नहीं, पहले एक ही थे, लेकिन उनके मध्य जो जहर घोला है वह ब्रिटिश सरकार ने घोला है। कहां घोला मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, गोलमेज सम्मेलनों में। ठीक है, तो चौधरी रहमत अली ने मुसलमानों के लिए
एक अलग से स्वतंत्र राष्ट्र की परिकल्पना की थी। स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना की थी चौधरी रहमत अली ने मुसलमानों के लिए। उसका सोचना था कि भारत में शांति तभी बन सकती है जब मुसलमानों के लिए एक अलग से देश हो और हिंदुओं के लिए एक अलग से देश हो। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने सोचा कि पंजाब को अफगानिस्तान को, कश्मीर को, सिंध को, और बलूचिस्तान को अलग करके एक देश बनाया जाए अर्थात पाकिस्तान बनाया जाए। यह सोचना था चौधरी रहमत अली का। चौधरी रहमत अली की सोच को सीआर फॉर्मूला कहा जाता है हिंदुस्तान के इतिहास में। देखिए, अब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा था। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है कि कांग्रेस पार्टी ने जब अपने पदों से इस्तीफे दिए तो मुस्लिम लीग ने खुशियां मनाई, मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है, 1940 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ। उस लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग ने सीआर फॉर्मूले को रखा। ब्रिटिश सरकार के सामने मुस्लिम लीग के नेता जिन्नाह ने कहा था, सीआर फॉर्मूले को रखा और रखते हुए कहा था नाउ और नेवर, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी अब पाकिस्तान नहीं बना तो कभी नहीं बन पाएगा। यह अच्छा अवसर है जब कांग्रेस पार्टी कमजोर है और पाकिस्तान बनना ही चाहिए। तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने सीआर फॉर्मूले पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, इसको साइड में रखा, ठंडे बस्ते में रखा। 1941 में एक बार फिर से कराची में कांग्रेस अधिवेशन हुआ और कराची कांग्रेस अधिवेशन में पाकिस्तान यानी सीआर फॉर्मूले की मांग को पुरजोर तरीके से अर्थात जबरदस्त तरीके से रखा लीग ने। और जिन्ना का नारा था डिवाइड एंड क्वाइट, यानी बांटो और भागो, जो होगा भारत का देखा जाएगा। हम तो सिर्फ एक अलग राष्ट्र बना के भाग जाते हैं, मुसलमान सारे के सारे एक अलग देश में। ठीक है, और जबरदस्ती की भारत के वायसरॉय उस समय थे लॉर्ड लिलिथगो से जबरदस्ती करने लग गए कि हमें किसी भी कीमत पर पाकिस्तान चाहिए। देखिए, गोलमेज सम्मेलनों में गांधी की आंधी का तोड़ निकालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो सांप्रदायिकता का प्रपंच रचा था, सांप्रदायिक आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास किया था, यानी जिस सांप को दूध पिलाकर ब्रिटिश सरकार ने खड़ा किया, अब वही सांप ब्रिटिश सरकार के गले तक
इवन सिर तक काटने को आया है। क्या कह रहे हैं जिन्ना कि डिवाइड एंड क्वाइट, बांटो और भागो, हमें किसी भी कीमत पर पाकिस्तान चाहिए। यानी पाकिस्तान की मांग पर जिन्ना कराची कांग्रेस अधिवेशन में अड़ गया था। ठीक है, यानी अब भारत में दो स्थितियां बन चुकी थी। अगर एक स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान बनाया जाए तो कांग्रेस नाराज, यानी गांधी नाम की आंधी चलेगी, यानी गांधी आंदोलन करेगा। और अगर पाकिस्तान नहीं बनाया जाए तो मुस्लिम लीग दंगे करवाएगी। क्या करें, ब्रिटिश सरकार खुद फंस गई है। जिस सांप को, सांप्रदायिकता के सांप को दूध पिलाकर बड़ा किया, वह स्वयं ब्रिटिश सरकार को काटने आ गया है। देखते हैं ब्रिटिश सरकार की आगे वाली रणनीति क्या रहती है। देखिए, अब भारत में दो समस्या है। पाकिस्तान बने तो कांग्रेस नाराज, नहीं बने तो मुस्लिम लीग नाराज। और दोनों ही कंडीशनों में भारत में आग लगेगी और दोनों ही कंडीशनों में ब्रिटिश सरकार फंसेगी, भारत को संभाल नहीं पाएगी। अब एक तीसरी समस्या और पैदा हुई। कौन सी थी तीसरी समस्या? समझिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, लगभग खत्म होने की कगार पर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की कगार पर था। तीन नेता, एक का नाम था विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, एक का नाम था थियोडोर रूजवेल्ट, यूएस प्रेसिडेंट, और एक नेता था चांग काई शेक, चाइनीज आर्मी हेड। ये तीनों नेता अटलांटिक महासागर के अंदर एक जहाज में मिले। उस जहाज में इन तीनों नेताओं की एक ही चिंता थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए, हजारों लोग मारे गए, करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान हुआ है। अब आप सोचिए कि अगर तीसरा विश्व युद्ध और हुआ तो पूरी धरती ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर अणु बम गिराए थे, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। अणु बम, लिटिल बॉय और फैटमैन नाम के अणु बम। वर्तमान में पूरे विश्व बिरादरी के पास अणु नहीं, उससे भी 100 गुना शक्तिशाली परमाणु बम है, और उससे भी 1000 गुना शक्तिशाली हाइड्रोजन बम तक है। उन अणु बमों का लगभग, उनका विस्फोट हुए करीब 70-80 साल बीत चुके हैं। मैं आपको बता दूं, उन अणु बमों का आज भी हिरोशिमा और नागासाकी पर यह प्रभाव है कि वहां पर आज भी लोग लूले लंगड़े पैदा होते हैं। इतना उसका खराब रेडिएशन था। सोचो कि परमाणु बम अब धरती पर गिरा दिए जाएं और हाइड्रोजन बम गिरा दिए जाए तो धरती का क्या होगा। यह चिंता तीनों नेताओं को थी कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कहीं न कहीं पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। और चर्चिल बात कर रहा था कि विश्व को अब शांति चाहिए। हिंद महासागर में इन दोनों नेताओं से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल कह रहा था कि विश्व को अब शांति चाहिए।
शांति चाहिए, यानी कोई ऐसा संगठन बने जिससे विश्व में शांति बनी रहे। आपको पता होगा इसी को अटलांटिक चार्टर भी कहा जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत भी माना जाता है। यहीं से संयुक्त राष्ट्र संघ की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इन तीनों नेताओं ने शांति की बात की। तो चर्चिल ने दोनों नेताओं को कहा कि विश्व को अब शांति चाहिए, विश्व तीसरा विश्व युद्ध नहीं झेल सकता। तो रूजवेल्ट और चांग काई शेक ने जमकर लताड़ा चर्चिल को कि आप शांति की बात कर रहे हो, आप शांति की बात कर रहे हो, जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों के नाम पर अपने स्वार्थ के लिए भारत में आग लगा रखी है। अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट और चाइना के सेना प्रमुख चांग काई शेक ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत और पाकिस्तान के मामले पर तीसरा विश्व युद्ध खड़ा हो जाए। आप शांति की बात तब करिए, अच्छा लगेगा जब यहां शांति पैदा कीजिए। और जो रूजवेल्ट और चांग काई शेक ने सोचा था और चर्चिल को लताड़ा था, वो आज भी इंडिया और पाकिस्तान के मामले में पूरे विश्व में एक ही डर का माहौल है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध कभी हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान के नाम पर ही होगा। यानी इंडिया और पाकिस्तान की जो आग है वो इन्होंने ही लगाई थी। और भैया जब जंगल में आग लगती है ना, तो आग ये नहीं देखती कि सूखा दरख्त कौन सा है, हरा दरख्त कौन सा है। आग लगती है तो आग जो है, जंगल की आग, वो सूखे और हरे दरख्त दोनों को जलाकर खाक कर देती है। और ब्रिटिश सरकार भी यहाँ फंसी हुई थी, क्योंकि भारत में अगर दंगे हुए इंडिया पाकिस्तान के नाम पर तो उनके भी पैर चलेंगे। इसलिए इसी अटलांटिक चार्टर की वजह से चर्चिल ने एक शांति दूत भेजा भारत में, और वो शांति दूत था मार्च 1942 में अपना एक सलाहकार सर स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं ना, एक कहानी सुनी होगी आपने बचपन में। एक लड़का था जो मजाक में रोज गांव वालों को कहता था जंगल में जाकर कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो गांव वाले उसे बचाने के लिए निकल पड़ते थे, फिर वो हंसता था कि मैं तो मजाक कर रहा। ऐसा मजाक उस लड़के ने कई बार किया कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, 6-7 बार किया, और गांव वाले बेचारे इकट्ठा हो जाते थे उसे बचाने के लिए। एक दिन वास्तव में जंगल में भेड़िया आ गया और लड़का बहुत चिल्लाया कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वाले उसे बचाने नहीं आए और भेड़ी ने उसे मार के खा लिया, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलता था, मजाक करता था। तो वही मजाक ब्रिटिश सरकार ने भारत के साथ और भारतीयों के साथ बार बार किया था। हमेशा कहते थे हमारा साथ दो, वर्ल्ड वॉर में हमारा इस तरह से साथ दो, हम आपको आजाद कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। लेकिन हमेशा कोहनी को गुड़ चिपका के रखते थे, आजाद करते नहीं थे। लेकिन वास्तव में इस बार क्रिप्स भारत की आजादी का मूड लेकर आया था, और क्रिप्स ने कहा कि संविधान की तैयारी करो। मैं पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से नहीं, हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। पॉलिटिकल साइंस में भी इसका जिक्र आता है, संविधान की तैयारी करो। लेकिन इस चीज को न तो मुस्लिम लीग ने माना और न ही कांग्रेस ने माना। मुस्लिम लीग ने इसलिए नहीं माना क्योंकि क्रिप्स ने कहा संविधान की तैयारी करो। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? पाकिस्तान।
और पाकिस्तान के मामले पर क्रिप्स कुछ नहीं बोला। और कांग्रेस इसलिए मूड में नहीं थी कि उसे लग रहा था कि ये बार बार भेड़िया आया वाली कहानी ये सुनाते हैं, कह रहे हैं कि संविधान तैयार करो हम आपको आजाद करेंगे, और करते हैं नहीं। पहले भी कहा था 1935 भारत शासन अधिनियम के बाद में 37 में इलेक्शन हुए थे कि हम आपको प्रशासन शासन सिखा रहे हैं, हम आपको आजाद करेंगे, लेकिन किया नहीं। इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जो होगा हमारा देखा जाएगा, संविधान बने ना बने, तुम लोग तो फिलहाल भारत छोड़ो। यानी नेक्स्ट जो आंदोलन होगा वह भारत छोड़ो आंदोलन होगा। ठीक है, अब ये कैसे, कब, किस प्रकार से होता है भारत छोड़ो आंदोलन और इसमें क्या हुआ था, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।